हेलो दोस्तों, काफ़ी सारे व्यूअर्स के माइंड में डाउट होता है कि स्टॉक बैंक में क्यों जाता है, या तो स्टॉक बैंक में जाता है तो एज ए बीइंग अ रिटेल इन्वेस्टर मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। तो आज मैं आपके सामने अलग अलग 5 जो इंटरनेशनल केसेस डेरिवेटिव सेगमेंट में हुआ है उसके बारे में बताऊंगा। फिर हम देखेंगे कि आज की डेट में स्टॉक बैन में क्यों जाता है और बैन में जाने के बाद क्या क्या उसकी पेनल्टीज रहती है और हम पोजीशन उसमें किस तरह रिड्यूस या तो शिफ्ट कर सकते हैं। तो पहला हम देखते हैं बेरलिंग बैंक। तो यहाँ आप देख सकते हो इस केस के अंदर जो एक आदमी था निक लेसन करके, उस आदमी ने पूरा जो टोटल उसका लंदन ओल्डेस्ट मर्चेंट बैंक थी वो उसमें शॉर्ट स्ट्रेडल यानी शॉर्ट कॉल किए और शॉर्ट पुट कर दिए और टोटल उसकी नॉशनल वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव पोजीशन थी एग्जिट 33 बिलियन, दैट इज 50 टाइम्स मोर देन द एंटायर वर्थ और द एंटायर कैपिटल ऑफ द बैंक, दैट वाज $600 मिलियन में। यानी थोड़ा बहुत टाइम के बाद निकी का जो इंडेक्स था वो साफली फॉल पड़ा और उसने लॉन्ग फ्यूचर एंड शॉर्ट पुट में बहुत बड़ा यानी $1 बिलियन से भी ज्यादा लॉस बियर करा और उसकी जगह उसकी जो बैंक थी वो शट डाउन। हम केस देखते हैं MGRM का। यहाँ आप देख सकते हो इट्स एन जर्मनी बेस्ड largest industrial conglomerate had over 20,000 employees. So आप उसकी साइज इमेजिन कर सकते हो। इस कंपनी टोटल 150 मिलियन बैरल्स, मोर देन 150 मिलियन बैरल का सप्लाई करती थी ऑयल का, और इस कंपनी ने वन टाइम एग्रीमेंट किया एट ए सर्टेन प्राइस। सो उसके बेसिस पे टू हेज द एंटायर रिस्क फॉर द सर्टन हाई सप्लाई कमिटमेंट अमाउंटिंग टू मोर देन 150 मिलियन बैरल। सो उसने नाइमेक्स में गया, न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में, और वहाँ जो पोजीशन रेज करने के लिए उसने लॉन्ग फ्यूचर पोजीशन क्रूड में बना ली, क्योंकि क्रूड का प्राइस इंक्रीज होता है तो उसके सामने उसको फ्यूचर में बेनिफिट मिल जाता है, डाउन जाता है तो फ्यूचर में उसको लॉस आता है, तो वहां उसका एक सर्टेन प्राइस पे उसने, यहाँ आप देख सकते हो, सप्लाई ऑफ द ऑयल रिफाइंड एट अ फिक्स प्राइस आउट फॉर द सेवरल ईयर्स इन द फ्यूचर। सो इसी तरह उसने एक आर्बिट्रेज क्रिएट किया और उसका हेजिंग किया। बट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर मार्क टू मार्केट एवरी डे। सो आप सबको पता है कि फ्यूचर का जो कॉन्ट्रैक्ट सेटलमेंट होता है वो डे एंड में उसका जो लॉस आता है वो मार्क टू मार्क पेमेंट करना रहता है। बट इस कॉन्ट्रैक्ट में जैसे ही ऑयल की डिलीवरी होती है वो टाइम पे एक्चुअली उसको पैसा मिलता है ड्यू टू OTC कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि फिक्स प्राइस पे वो लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया था और जैसे ही वो डिलीवर ऑयल का होता है तो उसका पेमेंट आता है। वाइल उसका जो हेजिंग किया है नाइमेक्स में उसमें मार्क टू मार्केट उसका प्रीमियम या तो अमाउंट पे करना रहता है, और इसी तरह ऑयल का प्राइस 25% गिर गया इन 1993। और टू मिटिगेट दिस फ्यूचर लॉस of mark to market need a huge case, while company was running out of the case and resulting that the company reported more than $1 billion loss. ये जो हेज फंड था वो इनिशियली ट्रेडिंग मेनली इन कन्वर्टिबल्स, उसकी अलग अलग जगह पे ऑफिस थे, ग्रीनविच, टोरंटो, सिंगापुर, लंदन, अलग अलग जगह से ऑपरेट होती थी। और यहाँ आप देख सकते हो कि ये क्लासिकल एग्जांपल है। अमरनाथ हेड $50 बिलियन इन नेचुरल गैस फ्यूचर पोजीशन अगेंस्ट द एंटायर फंड कैपिटल ऑफ $10 बिलियन। यानी उसका जो फंड था उससे उसने 5 टाइम्स मोर पोजीशन फ्यूचर में बना ली थी नेचुरल गैस में। और
जनवरी 2007 में गैस ऑयल गैस का जो फ्यूचर था ऑलमोस्ट 57% उसका ओपन इंटरेस्ट था बाई एंड ऑफ जुलाई, और 40% उसकी विंटर मंथ की जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट था उसमें 40% उसका ओपन इंटरेस्ट दिखने को मिला था। और टोटल 3 वीक के बाद उसमें एक बड़ा फॉल आया और इस फर्म ने टोटल $10 बिलियन की जो कैपिटल थी वो लॉस में कर दी, और इसकी वजह से टोटल उसका लॉस $6 बिलियन से भी ज्यादा हो गया था। तो इसी तरह आप यहाँ एक अलग मतलब शानदार केस देख सकते हो। एक जो फर्म है उसका मैन्युफैक्चरिंग था पल्प का, 2007 में उसकी अर्निंग थी $1.4 बिलियन और उसका मार्केट कैप था $7 बिलियन के करीब। उसका 90% रेवेन्यू यूएसडी में आता था, और टू हेज ब्राजीलियन रियल वो लोगों ने यूएसडी और बीआरएल की जो अर्निंग थी डॉलर टर्म्स में आती थी उसको रिस्क मिटिगेट करने के लिए वो लोगों ने यूएसडी सेल कर दिया और लॉक-इन चला गया। उसके बाद यहां आप देख सकते, और उसके बाद यूएसडी में 25% का एक शानदार रिकवरी हुई, और उसकी वजह से कंपनी का जो 80% स्टॉक का प्राइस फॉल हो गया, और उसके बाद ये लोगों ने भी बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर दी। अमेरिकन इंश्योरेंस ग्रुप वो लोगों ने $450 बिलियन का क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप वो सेल कर दिया था, और वो लोगों ने वो पोजीशन अनहेज रखी थी क्योंकि वो लोग सोच रहे थे कि अभी इकोनॉमी नॉर्मल चल रही है, कोई भी मार्केट में पैनिक होने वाला नहीं। रियल एस्टेट का प्राइस में फॉल आया, उसकी वजह से ये टोटल जो अनहेज उसका पोजीशन था उसमें $100 बिलियंस का लॉस आ गया, और उसके हिसाब से एआईजी टोटल कंपनी जो थी वो कोलैप्स हो गई। मतलब आपने अलग अलग 5 केस देखा, तो उसकी जगह ये जो कोई स्टॉक्स है और उसकी जो पोजीशन है वो बेन में चली जाती है, तो वो टाइम पे उसका जो पोजीशन नया बनने का जो लेवल है वो रुक जाता है। तो अभी हम देखते हैं कि स्टॉक बैन में क्यों जाता है। एनएसई की वेबसाइट पे डेली बेसिस पे सिक्योरिटी एंड बैन पीरियड करके है पूरा जो एनएसई ओपन इंटरेस्ट, कंबाइंड ओपन इंटरेस्ट, डेली उसकी फाइल आती है, उसकी मार्केट वाइड पोजीशन है, नया आउटलुक में भी आपको दिखने को मिल रही है। तो एक एक्सेल की मदद से मतलब ये आप देख सकते हो 14 अगस्त को ये 9 स्टॉक बैन में थे। यहाँ जो हमने येलो मार्क किया हुआ है वो आज की डेट में बैन में है, और आने वाले टाइम में बैंक ऑफ बड़ौदा 91.75%, जिंदाल स्टील 88.75%। ये जो हमको MWPL दिखने को मिल रहा है वो हम बोल सकते हैं मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। उसका मतलब समझो 100 करोड़ का टोटल मार्केट कैप है कोई कंपनी का, उसमें 50% प्रमोटर के पास है, तो हम बोल सकते हैं फ्री फ्लोट उस कंपनी का 50 करोड़ का रहता है, क्योंकि 50 करोड़ लाइंग विद प्रमोटर। सो रिमेनिंग 50% फ्री फ्लोट है, उसका 20% यानी 10 करोड़ वो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट बन जाती है वो स्क्रिप्ट के लिए। यहां आप देख सकते हो मन्नापुरम के लिए 5 करोड़ 49 लाख शेयर्स की MWPL है, और आज की डेट में 5 करोड़ 28 लाख शेयर्स मार्केट में ओपन खड़े हैं। तो वो भी उस लेवल से उसकी पोजीशन इंक्रीज नहीं हो सकती है, क्योंकि जब भी स्टॉक 95% और उससे ज्यादा उसकी ओपन पोजीशन हो जाती है तो वो स्टॉक बैन में चला जाता है। बैन में चले जाने के बाद नई पोजीशन स्ट्रिक्टली अवॉइड करनी रहती है, क्योंकि सेबी का एक गाइडलाइन आया है। तो उस बेसिस पे आप देख सकते हो पहले भी ऐसा रूल था 90% ऑफ मार्केट वाइड पोजीशन का 95% हो जाता है तो बैन में चला जाता है। आज की डेट में वो बैन में चला जाता है। जैसे 80% और उसके बिलो आ जाता है तो बैन में से निकल जाता है, वापस से वो रेगुलर ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है। इस स्टॉक में आप कैश में आराम से काम कर सकते हो। ये जो 9 स्टॉक का लिस्ट है उसमें आप कैश में कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब हम बात करते हैं उसकी पेनल्टी की। तो यहाँ आप देख सकते हो
पहले जो पेनल्टी लगती थी उसमें यहाँ साफ साफ क्लियरली लिखा हुआ है कि पर उसमें क्लाइंट वाइज पर लोट की पेनल्टी थी। यहाँ देख सकते हो मिनिमम 5000 पर वायलेशन पर क्लाइंट की उसमें पेनल्टी लगती थी, या तो 1% उसका जो लोट वैल्यू है कॉन्ट्रैक्ट साइज वो लगती थी। दोनों में से जो भी मतलब विच एवर इज लोअर। सो यहाँ आप देख सकते हो पहले 5000 पर वायलेशन यानी 1 लोट का भी आपने पोजीशन इंक्रीज किया है तो आपको उसको पेनल्टी पे करनी रहती थी। बट आज की डेट में हम बात करते हैं नया सर्कुलर आ जाने के बाद, ये सर्कुलर मार्च 20 को आया है। तो यहाँ आप देख सकते हो लोअर सर्किट लगी थी इंडियन मार्केट में, उसके बाद ये सर्कुलर यानी 23 मार्च के बाद ये पूरा चेंज हो गया है। और आज की डेट में यहाँ आप देख सकते हो 50,000 पर लोड की पेनल्टी है और प्लस 18% जीएसटी यानी 59,000 पर लोड आपको पेनल्टी पे करनी रहती है जो आपने एक लोड का पोजीशन इंक्रीज किया होता है तो, और 1% ऑफ द टोटल क्वांटिटी इन द वायलेशन। वो दोनों में से जो भी हायर होती है वो आपको पे करनी रहती है और पर क्लाइंट 5 लाख रुपीस की मैक्सिमम पेनल्टी लग सकती है। अब हम बात करते हैं कि चलो बैन में चला गया स्टॉक, तो मेरे पास समझो 3 लोट कॉल का आइडिया का 13 का कॉल पड़ा है, तो मैं उसका क्या कर सकता हूँ। मार्च 20 के पहले आपके पास 3 लोट कॉल का पड़ा है आइडिया का 13 का कॉल, तो वो आप स्क्वायर ऑफ करके 10, 9, 8, 7 या तो फ्यूचर में 3 लोट का वॉल्यूम 1 लोट के सामने 1 लोट का आप शिफ्टिंग कर सकते थे। यानी आपके पास 3 लोट की पोजीशन बैन में जाने के बाद पड़ी है तो आप वो स्क्वायर ऑफ करके उसके अगेंस्ट आप कोई भी 3 स्ट्राइक में 3 लोट की पोजीशन बना सकते थे। बट आफ्टर मार्च 20 का जो सर्कुलर, ये सर्कुलर आ जाने के बाद यहाँ साफ साफ क्लियर कट लिखा हुआ है कि आप के पास कोई भी स्ट्राइक का कॉल पुट या तो फ्यूचर पड़ा हुआ है वो आप सिंपली उसको स्क्वायर ऑफ कर सकते हो, यानी उसकी आप पोजीशन शिफ्ट नहीं कर सकते हो। जैसे ही आप शिफ्ट करते हो तो वो वायलेशन में आ जाता है। तो आपको आज के डेट में जब भी स्टॉक बैन में जाता है तो आपके पास जो भी पोजीशन पड़ी है वो क्लाइंट लेवल नहीं बट प्रो लेवल पे आपको देखना पड़ेगा, या तो आपके ब्रोकर को पूछना पड़ेगा कि वो पोजीशन स्क्वायर ऑफ के लिए एलिजिबल है कि नहीं। समझो जेरोदा का 3 क्लाइंट है और बाटा इंडिया में एक क्लाइंट ने उसमें 1300 का कॉल सेल किया है और दूसरे क्लाइंट ने 1300 का कॉल बाय किया है, तो दोनों की जो पोजीशन है वो सामने सामने मैच हो जाती है और जीरोदा की नेट पोजीशन मतलब प्रो अकाउंट में 0 दिखाई दे रही है क्योंकि क्लाइंट की जो पोजीशन है वो अपने आप में सेट मैच हो गई है। तो वो बेसिस पे क्लाइंट मतलब बाय वाला क्लाइंट है वो सेल नहीं कर सकता है, सेल वाला बाय नहीं कर सकता है, क्योंकि एक क्राइटेरिया MWPL का जो स्ट्रिक्टली क्राइटेरिया आ गया है कि आपके पास सेलिंग है तो आप बाय कर सकते हो, आपके पास बाइंग है तो सेल करते। बट आपको प्रो अकाउंट में देखना पड़ेगा क्योंकि आपका जो ब्रोकर अकाउंट के कोड में पोजीशन का जो नेट क्वांटिटी पड़ा है उसके हिसाब से आपको पोजीशन में चेंजेस करना रहता है। अब हम बात करते हैं बैन में जाने के बाद आपको सिंपली स्क्वायर ऑफ करना है। आपको बाय मिस्टेक भी समझो एक कॉल बाय किया हुआ वो सेल करके वो दूसरा कॉल आप सेल करते हो तो आपको 59,000 की पेनल्टी लग सकती है। यानी फ्यूचर करंट महीने का जो फ्यूचर है वो आप रोल ओवर भी नेक्स्ट महीने में नहीं कर सकते हो। तो इसी तरह मतलब ये जो हमने अगले कुछ ही मिनट पहले जो अलग अलग केस दिखे थे वो केस के हिसाब से हमारे इंडिया में एक सेबी ने एक अच्छी सेटअप किया हुआ है, उसकी वजह से स्टॉक बैन में चला जाता है और आने वाले टाइम में कोई दिक्कत नहीं रहती है। तो बस आशा करता हूँ कि आपको बैन का पूरा आइडिया पता चल